तो तंग आ चुके हैं ना तुम अपनी इस फ्रस्ट्रेटेड जिंदगी से, दिन भर बर्बाद हो जाता है और कुछ समझ नहीं आता कि क्या करे। मेरा भी कुछ यही हाल था नवंबर के टाइम, लेकिन मैंने अपने अंदर कुछ बदलाव लाए, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाई कि मैंने बोर्ड एग्जाम में 97% स्कोर किया, और आज मैं अपनी वही सीक्रेट स्ट्रेटेजी तुमसे शेयर करने वाला हूँ। तो सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स आगे बढ़ो और इस वीडियो को पूरा देखो। जो सीरियस नहीं है, जो बाद में वीडियो छोड़ देगा, अभी ही निकलो, क्योंकि मैं सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स के लिए अपनी ये सीक्रेट स्ट्रेटेजी तुमसे शेयर कर रहा हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांश प्रसाद एंड वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ द एकेडमी। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या फेस करते हैं इस समय बच्चे, और मैंने अपने समय किन किन प्रॉब्लम्स को फेस किया था। सबसे पहली प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शंस। मोबाइल फ़ोन से, टीवी से, गेम्स से, दोस्तों से, अपोजिट जेंडर से बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगली प्रॉब्लम है स्लीप। कम नींद के कारण बच्चे दिक्कत में आते हैं, उनका दिमाग ठीक से नहीं काम करता है, या फिर ज़्यादा नींद के कारण, यानी वो 8-9 घंटे सो जाते हैं और उसके बाद उनको पूरा दिन थका थका महसूस होता है। पढ़ने बैठते हैं तो बहुत गंदी नींद आती है। इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? तीसरी प्रॉब्लम है मन ही नहीं करता है। मतलब किताब खोले और फिर इतना ज़्यादा बोरियत लग रहा है कि किताब पढ़ने से ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो खाली दीवार को देखना हो जाता है उस समय, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आई नो ये बहुत रिलेटेबल प्रॉब्लम है मेरे लिए। उसके बाद चौथी प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन, प्रोक्रेस्टिनेशन, काम को टालने की आदत। इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये भी आगे जानने वाले हैं। पांचवी प्रॉब्लम है कन्फ्यूजन, स्कूल जाना है या नहीं, कोचिंग जाना है या नहीं, प्री बोर्ड्स का क्या करें, प्री बोर्ड्स को कितनी इंपॉर्टेंस दे, प्री बोर्ड्स बोर्ड से कनेक्टेड है, खराब हो गया तो क्या होगा, और कौन से सैम्पल पेपर्स, PYQ क्या करें, कुछ नहीं समझ आ रहा है, सब समझेंगे आगे। अगली प्रॉब्लम है कन्फ्यूजन। एक बार और यहाँ पे क्या है ना, बैकलॉग्स की कन्फ्यूजन होती है ये। मान लो कि तुम्हारा SST साइंस मैथ्स कुछ नहीं हुआ है, मतलब बहुत सारे चैप्टर्स पेंडिंग है, और बच्चा अब सोच रहा है क्या करे, कौन सा चैप्टर पहले उठाए, क्या करे, कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा। मैथ्स पढ़ने बैठा है, उसके दिमाग में SST का डर लग रहा है, SST भी तो नहीं हुआ है, साइंस भी तो नहीं हुआ है, हिंदी भी तो नहीं हुआ है, क्या करेंगे। इस डर के कारण, इस कन्फ्यूजन के कारण वो बच्चा दिन भर कुछ पढ़ ही नहीं पाता है और उसका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे आगे देखने वाले हैं। और आखिरी प्रॉब्लम है जो कि मैंने रियल लाइफ में बच्चों से जाके पूछा क्या प्रॉब्लम है, तो बहुत शॉकिंग प्रॉब्लम मुझे सुनाई दी। भैया मैंने स्टार्ट ही नहीं किया है, क्या अभी से स्टार्ट करोगे तो हो जाएगा? मैंने बोला हाँ ट्राई, अब अभी से स्टार्ट करोगे तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही कम बच्चे अभी से स्टार्ट करके कर पाते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, जिगरा लगता है, और हम तो जानते हैं कि 99% बच्चे अभी ही छोड़ के, इस वीडियो को ही छोड़ के चले गए होंगे, तो क्या ही वो देख पाएंगे, क्योंकि उनका अटेंशन स्पैन भी बहुत ज़्यादा छोटा हो चुका है। इसलिए मैंने कहा ये वीडियो सिर्फ सीरियस बच्चों के लिए, जो बोर्ड में सच में पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए है ये। तो जो बच्चे इसको आगे मेरे साथ बढ़ रहे हैं इस वीडियो में, मैं समझ के चलता हूँ कि तुम सीरियस हो, और अगर तुम सच में सीरियस हो तो ही आगे बढ़ना। इसलिए कमेंट में लिख दो, आई एम ए चैम्पियन, आई एम सीरियस एंड आई विल क्रैक 10th बोर्ड 2025। ये लिख के ही आगे बढ़ना, बिकॉज यू आर ए चैम्पियन, आई नो इट, ठीक है। आगे सब चीज़ का सोल्यूशन मिलने वाला है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आओ सबसे पहले हम लोग कुछ सॉल्यूशंस को देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम थी डिस्ट्रैक्शंस की। तो देखो भाई, डिस्ट्रैक्शन होती है सबसे ज्यादा फोन से, तो फोन में सबसे पहले इंस्टाग्राम और फेसबुक डिलीट करो। सबसे पहले वही करना है, याद से क्या, अभी करके आओ, पहले वीडियो बंद करो और पहले इंस्टाग्राम और फेसबुक डिलीट करो, ठीक है। आई अज्यूम कि तुमने कर दिया हो, अब कंटिन्यू करते हैं। तो अब देखो दूसरी चीज, व्हाट्सएप के नोटिफिकेशंस बंद करो, ठीक है। तीसरी चीज, यूट्यूब का एक नया अकाउंट बनाओ, ये वीडियो के बाद बनाना, ठीक है। यूट्यूब का नया अकाउंट बनाओ और उस पर वही चैनल सब्सक्राइब करो जिनका तुम्हें यूज है, यानी जिनसे तुम पढ़ने वाले हो, और साथ में मेरा भी कर देना, ठीक है, और इस अकाउंट से भी कर देना। चलो अब आगे देखते हैं। तो यूट्यूब का अकाउंट बना लिए, सब काम हो गया। अब अपनी मम्मी के पास जाओ और बोलो इस फोन का पासवर्ड चेंज कर दो, ठीक है, और वो पासवर्ड तुम्हारी मम्मी को ही पता रहना चाहिए। और जब भी तुम्हारे फोन के तुम्हें कोई भी यूज हो, यानी तुम्हें जब भी फोन से पढ़ाई करनी हो, ऑफकोर्स उसके अलावा कोई यूज नहीं है फोन का, तो तुम क्या करो, मम्मी से बोलो मम्मी प्लीज फोन को अनलॉक करो, मुझे पढ़ाई करनी है, ठीक, कर देगी, हो गया। उसके अलावा गेम्स जो है, BGMI, फ्री फायर जो भी खेलते हो, ठीक है, कैंडी क्रश जो भी है, उसको डिलीट करो। अकाउंट तो तुम्हारा सेव ही रहेगा ना, तो एग्जाम के बाद खेलना, ठीक है। अभी के लिए गेम को डिलीट करो, ठीक। अब आगे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स को ना बोलना है, वो ग्रुप स्टडीज करने भी बुलाए तो बोल दो नहीं भाई मैं अकेले पढ़ूंगा, ठीक। मम्मी पढ़ाई करते समय अगर बोले 1 केजी आलू ले आओ, मना करो, अभी पढ़ रहे हो तुम, ब्रेक के टाइम ले आओगे या कंप्लीट करके ले आओगे, ठीक है। और अपोजिट जेंडर, तो भाई देखो 12th के बाद ये सब करने की चीज़ होती है। 12th के बाद तुम फ्री हो, ठीक है, 12th के बाद, 10th के बाद नहीं, 12th के बाद, क्योंकि अभी मेहनत कर लोगे ना तो आगे मेहनत करना कम पड़ेगा, और अच्छे कॉलेज में चले गए तो फिर भाई ऐश ही ऐश है, ठीक है। ये साल तुम्हें मेहनत करना सिखाएगा, ये कुछ महीने, तो अभी ये सब मत करो, रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद सारा काम हो जाएगा तुम्हारा। अगली प्रॉब्लम है स्लीप की। कम स्लीप या स्लीप से डिप्राइव्ड लोगों के लिए मेरा एक सुझाव है, 6 से 7 घंटे मिनिमम सो भाई, 6 से 7 घंटे, ठीक है। और तुम अगर
तुम देखते हो अगर तुमको सुबह को पढ़ने का मन करता है तो सुबह को पढ़ो, रात को पढ़ने का मन करता है तो रात को पढ़ो, लेकिन दिन में 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज जरूर करो। थोड़ा पसीना बहेगा ना तो थोड़े टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं बॉडी से, हटते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है, सांस थोड़ा सा लंबा सांस लोगे तो अंदर जाएगा, फ्रेश फील करोगे, और साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होगा, तुम्हारी फिटनेस के लिए भी अच्छा है और मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है, ठीक है। और नींद नहीं आएगी इससे। साथ ही जब भी पढ़ते समय नींद आए तो फेस वॉश करो, पुशअप्स मारो, पानी पियो, ठीक है, थोड़ा सा लंबी सांसें लो, इससे नींद आना ऑलमोस्ट कम हो जाएगी। तीसरी चीज़ कि मेडिटेशन दिन में कम से कम 5 मिनट करनी चाहिए, एक दिन में 4-5 मिनट कर लो अपने हिसाब से, ठीक है। इससे दिमाग शांत रहता है और अच्छा फील होता है, ठीक है, और फोकस बढ़ता है। ग्रे मैटर होता है ना दिमाग में, बायोलॉजी में है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में दिमाग का एक पार्ट है ग्रे मैटर, तो उसमें ना बढ़ोतरी आती है, वो अच्छा से तुम्हारा ग्रे मैटर इंक्रीज होगा, तो जिससे तुम्हारा कॉग्निटिव फंक्शन अच्छे होंगे। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा कारगर चीज़ है। मेडिटेशन हमारी एंशिएंट हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, तो आई होप कि तुम ये फॉलो करोगे। 5 मिनट ही तो करना है, मैं भी करता हूँ और इससे बहुत फायदा होता है मुझे, ठीक है। अब ये सब तो हो गया। इसके अलावा पढ़ते समय कभी भी मन में रीड नहीं करना है, बोल बोल के पढ़ो, इससे तुम्हारे ज़्यादा से ज़्यादा सेंस ऑर्गन्स एक्टिवेट होंगे, जिससे तुम्हारा दिमाग एक्टिव रहेगा। उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं कि पेट को ज़्यादा मत भरो, मतलब जितना तुम्हें भूख लगता है उसका 70% या 75% ही खाओ। इसके लिए क्या कर सकते हो, खाने से पहले आधा लीटर पानी पी लो, 2-3 ग्लास पानी पी लो, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि कम ही खाओगे थोड़ा, और फिर ज़्यादा खाने से नींद ज़्यादा आती है, तो कम खाओ थोड़ा, ठीक है। बस यही सब है बात। बाकी रात को सोने से पहले फ़ोन नहीं चलाना है, और रात को सोने से पहले अपना अगले दिन का गोल डिसाइड कर लेना है। अगली प्रॉब्लम है, पढ़ते समय मन नहीं लगता है। तो मन नहीं लगता है क्यों? क्योंकि तुम पढ़ने बैठते हो और एक हार्ड चैप्टर उठा लेते हो। हार्ड चैप्टर से कभी भी शुरुआत नहीं करनी है, हमेशा ईजी चैप्टर। जैसे मैं अभी आगे प्लानर बताऊंगा, तो उस प्लानर में मैंने लिखा तो है सबसे पहले हिस्ट्री, लेकिन तुम्हारी मर्जी है, तुम पहले इकोनॉमिक्स भी कर सकते हो, बस एसएसटी का ही कोई एक सब्जेक्ट करना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तुम्हें पहले इकोनॉमिक्स शुरू करना चाहिए, क्योंकि वो ईजी है, ठीक है। इससे क्या होगा कि तुम्हारा जब पढ़ाई का आदत लग जाएगा 5-6 दिन में, तो फिर तुम हिस्ट्री उठा सकते हो, ठीक है। तो ईजी चैप्टर्स पहले उठाओ, मन लगेगा। साथ ही साथ अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो। हर सब्जेक्ट अच्छा होता है और हर सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे, मन हमेशा लगेगा। उसके अलावा हम लोग को हमेशा जब भी आपको हार्ड लगे, ये समझो मेरी बात, कि पहले के 10 से 15 मिनट ही मुश्किल होते हैं। अगर ये सर्वाइव कर गए, उसके बाद आगे 40-50 मिनट तुम अपने फ्लो स्टेट यानी हाई फोकस वाले स्टेट में रहने वाले हो, तुम्हारा दिमाग बेस्ट काम करेगा उस समय। और उसके बाद तुम ब्रेक लो, ठीक है। यानी 1 घंटा पढ़ो, फिर आधा घंटा का ब्रेक, फिर 1 घंटा पढ़ो, आधा घंटा का ब्रेक। ऐसे करोगे ना तो तुम्हारा दिमाग बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देगा तुम्हें, ठीक है। बहुत एफिशिएंसी से तुम काम करने वाले हो। उसके अलावा प्रोक्रेस्टिनेशन करने की समस्या भी है, तो प्रोक्रेस्टिनेट अगर कर रहे हो तो 2 मिनट रूल जानते हो। जब भी तुम्हें प्रोक्रेस्टिनेट करने का मन कर रहा है, काम कर रहे हो, बस तुम्हारा मन कर रहा है कि भाई थोड़ी देर बाद, ये थोड़ी देर बाद को टालने के लिए तुम अपने दिमाग को बहला सकते हो, बोलोगे 2 मिनट और, बस 2 मिनट और काम कर लेता हूँ फिर छोड़ दूंगा, 2 मिनट और, बस यही बोलना है, ठीक है, हर बार जब भी तुम प्रोक्रेस्टिनेट करने का मन करे। उसके अलावा अपने काम को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दो। मान लो कि तुम्हारा काम है 5 घंटे का लेक्चर करना, तो तुम 1.5 घंटे में डिवाइड कर लो उसको। इससे क्या होगा ना कि मान लो तुम्हें 1 घंटे 10 मिनट के बाद तुम्हें ऐसा लग रहा है छोड़ देते हैं अब, ठीक है। स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में लगेगा, उसके बाद 1 घंटे बाद लगेगा, तो बस बोलना कि यार 2 मिनट और, ठीक है। और उसके बाद 20 मिनट का लेक्चर बचेगा, कंप्लीट करके ही उठना। वो 20 मिनट तुम देखोगे ना, 20 ही मिनट बचा यार, कर ही लेते हैं, ठीक है। फिर तो उसके बाद ब्रेक लेना ही है, ठीक है। और फिर बैठते समय लगेगा, दोबारा बैठोगे तब लगेगा कि यार अभी वापस बैठे 5 मिनट और रुकते हैं ना, नहीं, ये नहीं बोलना, बोले 10 मिनट पढ़ के उठ जाएंगे, अच्छा 10 ही मिनट पढ़ेंगे, उसके बाद फ्लो स्टेट में चले जाओगे तुम, ये करना है। उसके अलावा एक प्लानर बनाओ। प्लानर क्या है, कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। अपने डेली गोल्स को अगर कंप्लीट कर पाते हो तुम तो टिक लगाओ, और नहीं तो क्रॉस लगाओ। टिक लगाओगे ना तो जो मोटिवेशन आएगा ना, उससे बेटर मोटिवेशन इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। काम करने से जो मोटिवेशन आता है ना, उससे ज़्यादा अच्छा कोई मोटिवेशन ही नहीं होता है। और उसके अलावा मैं कम्युनिटी पोस्ट कभी कभी कर दिया करूँगा कि इतने दिन बचे हैं, जिससे तुम्हारे मन में डर भी बना रहेगा। अगली प्रॉब्लम होती है क्या, स्कूल जाए या ना जाए, कोचिंग जाए या ना जाए। सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारे सभी सब्जेक्ट्स को जोड़ के 3 चैप्टर से ज़्यादा चैप्टर्स ऐसे हैं जो स्कूल पढ़ा चुका है लेकिन तुम नहीं पढ़े हो, तो मत जाओ। मतलब 3 चैप्टर से ज़्यादा का गैप है अगर तुम्हारे और स्कूल के बीच में, तो अब मत जाओ। और हम तो कहते हैं कि अगर उससे कम का भी है तो मत जाओ, क्योंकि अब सेल्फ स्टडी का टाइम है, ठीक है, खुद से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। डाउट्स पूछ सकते हो, डाउट्स पूछने जाना है जाओ, लेकिन हमको लगता है अब तुमको अपने हिसाब से, क्योंकि ये वीडियो अगर तुम देख रहे हो यानी तुम्हारी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कमी है, तो अब समय है खुद से करने का। और अगर कुछ ही चैप्टर्स तुम्हारे बचे हैं कंप्लीट होने के लिए, तो जाओ स्कूल यार, बिल्कुल जाओ, या कोचिंग जाना है जाओ, बिल्कुल जाओ, क्योंकि तुम्हारे कुछ ही चैप्टर्स बचे हैं, तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। लेकिन अगर 3-4 चैप्टर से ज़्यादा है तो भाई मत जाओ अभी, ठीक है, पहले खुद करो कंप्लीट, ठीक है। उसके अलावा प्री बोर्ड्स में फेल हो गए या प्री बोर्ड्स खराब गया तो उससे बोर्ड्स पे इफेक्ट होगा, नहीं, प्री बोर्ड्स आर नॉट कनेक्टेड टू बोर्ड्स, वो बस एक डेमो है कि बोर्ड्स ऐसे होने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं एक प्लानर दूंगा आगे, ठीक है। प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन के नाम पे उस प्लानर को छेड़छाड़ मत करना। मतलब मैंने अगर लिखा है कि 10 से 15 तारीख के बीच में तुम्हें सिर्फ साइंस ही पढ़ना है, तो साइंस ही पढ़ना,
ऐसा नहीं कि बोलना कल मेरा हिंदी का एग्जाम है, हिंदी पढ़ लेता हूँ और साइंस जो है हिंदी वाले में कर दूंगा, नहीं। जो मैंने लिखा है वो बड़े सोच समझ के बताया तुम्हें, ठीक है। और प्री बोर्ड के चक्कर में अगर वो प्लानर छेड़छाड़ की तो दिक्कत हो जाएगी। तो फिर बोलोगे प्री बोर्ड का प्रिपरेशन का क्या? तो पहले अपना डेली टारगेट कंप्लीट कर लेना, उसके बाद 2 घंटे से ज़्यादा, 1.5 घंटे से ज़्यादा प्री बोर्ड के लिए प्रिपेयर नहीं करना, क्योंकि भाई पूरे साल क्या कर रहे थे वाली बात हो जाएगी आप, ठीक है। एग्जाम के एक दिन पहले ज़्यादा प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। हम लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, प्री बोर्ड की नहीं। तो 1.5 घंटे से ज़्यादा प्रिपेयर मत करना प्री बोर्ड के लिए। उससे पहले अपना डेली टारगेट कंप्लीट करना, ठीक है। उसके बाद प्री बोर्ड का सोचना भी मत तुम। और प्री बोर्ड को ज़्यादा प्रेशर मत लेना, एक नॉर्मल सा अपने कोचिंग का टेस्ट समझ के देना प्री बोर्ड को, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगेगा तुमको। और रिजल्ट कमाने पर डिप्रेस मत होना, इवन तुम मोटिवेट होना उस कम रिजल्ट से, यार बोर्ड में फोड़ेंगे, बता देंगे सबको। और अगर ज्यादा रिजल्ट आए तब भी मोटिवेट होना, यार इधर आ गया ना, आप बोर्ड में फोड़ेंगे, दिखाते हैं, ठीक है। मतलब मोटिवेट होना। मेरा कम आया था रिजल्ट, ठीक है, 76-77% के आसपास। तो हम मोटिवेट हुए थे, ठीक है, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा ना 80% मान लो, क्योंकि 3-4% का घपला हो गया था। हम संस्कृत लिए नहीं थे और वो हमको संस्कृत में 0-0 लिखा हुआ था, तो वो घपला था, ठीक है। तो 80-82 मान लो, लेकिन हम उससे मोटिवेट हुए थे और मेरे 97% आए थे बोर्ड में। तो हम समझ रहे हैं, ठीक है, मोटिवेट होना है इस सब चीज़ से। और फाइनली जिन बच्चों के बैकलॉग्स है वो, और जिन बच्चों ने अभी तक शुरू ही नहीं किया है, वो आगे मैं एक प्लानर बताने वाला हूँ, ठीक है। प्लानर के हिसाब से जिनके बैकलॉग्स है कुछ ही चैप्टर्स के, वो भी उस प्लानर को फॉलो कर सकते हो, और जिनका कुछ नहीं हुआ है वो भी उस चैप्टर को उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो आप चलते हैं, हम लोग अपने प्लानर को देखते हैं, तो चलो। तो सबसे पहले एसएसटी का हम लोग डिस्कस करते हैं कि एसएसटी के कितने लेक्चर्स है, क्या क्या चैप्टर्स है और कैसे उनको करना है। मैप वर्क भी है इसमें, ठीक है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर है हिस्ट्री का, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखो एसएसटी सबसे हार्ड है, ठीक है, मेरे हिसाब से एसएसटी सबसे ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसके नोट्स बनाने के बाद उसको याद भी करने पड़ते हैं, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग है। साइंस में है कि समझते चले जाओ, इसमें समझने के बाद नोट्स बनाने हैं, फिर याद भी करने हैं, बहुत दिक्कत है, झमेला है बहुत। और एसएसटी में सबसे हार्ड है हिस्ट्री। देख रहे हो 7 घंटे का लेक्चर किसी और सब्जेक्ट में है ही नहीं, हिस्ट्री सबसे ज़्यादा हार्ड है। और अगर आपको कुछ करना है तो एक दिन में मिनिमम 8 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। मैं खुद जो है 10 घंटे पढ़ता था एकदम पीक टाइम पे, जनवरी के महीने में। तो अभी तो 8 घंटे पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो चलो देखते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये जो चैप्टर है ये आप 7 घंटों में कर सकते हो यूट्यूब पे। दिगराज सर ने बहुत ही अच्छे से चैप्टर्स को एक्सप्लेन किया है और मैंने डिस्क्रिप्शन में उनके समझाए हुए एक एक चैप्टर की लिंक डाल दी है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यूट्यूब पे बेस्ट अवेलेबल लेक्चर्स की मैंने लिंक डाल दी है, तो जाओ और देखो, ठीक है। 5 घंटे में दिगराज सर ने ये चैप्टर एक्सप्लेन किया है, और अगर आप लेक्चर कीजिएगा तो वो 2x पे कर सकते हैं या 1.5x पे, तो 5 घंटे से वो पहले ही हो जाएगा। लेकिन नोट्स भी बनाने होते हैं ना, और मैं कहता हूँ नोट्स में शॉर्ट फॉर्म्स ज़्यादा यूज़ करना, ठीक है। पूरा सेंटेंस लिखने के बाद शॉर्ट फॉर्म्स लिखना, तो 7 घंटे से पहले ही हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने दे दिया ग्रेस 7 घंटे, क्योंकि उसमें फोकस शिफ्ट होगा, डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो 7 घंटे मैंने दे दिया, ठीक है। वैसे ही नेशनलिज्म इन इंडिया में मैंने 7 घंटे दिए हैं। 7 घंटे इसलिए दिए ताकि ये चैप्टर भी अच्छे से समझ पाओ। मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में बहुत कम ही टॉपिक्स आ रहा है, तो वो तुम 1.5 से 2 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो, तो मैंने 1.5 घंटे दिए हैं इसमें, ठीक है। और प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ये समझने वाला चैप्टर है और इसीलिए इसमें 7 घंटे दिए हैं। तो अगर देखो तो 1, 2, 3 से 4 दिन में आप हिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। मैं कहता हूँ 4 दिन, ठीक। इसमें तो 1.5 घंटे लग रहा है, तो उस दिन क्या करेंगे, हिस्ट्री के साथ साथ आपको एक और सब्जेक्ट उठाना है। मैं कहता हूँ इंग्लिश उठाइए, क्योंकि इंग्लिश का भी सिलेबस बहुत बड़ा है। और मैं कह रहा हूँ साइंस मैथ्स तो लोग पढ़ लेते हैं, एसएसटी भी घिस के कर ही लेंगे, इंग्लिश नैया डुबा देता है। मेरी नैया नहीं डूबी थी इंग्लिश में, 96 आए थे। कैसे आए थे, मैंने उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, और उसमें एक बहुत लंबा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। हिंदी बहुत ईजी है इंग्लिश से, क्योंकि इंग्लिश में एक बहुत लंबा स्टेप फॉलो किया है मैंने, और उसको फॉलो करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, इसलिए एसएसटी के साथ ही उसको लीजिएगा। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इस दिन तो आप कुछ नहीं कर पाएगा, मुझे पता है। मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के दिन आप इंग्लिश के 2 चैप्टर्स इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। एक दिन में अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे माइनस से 6 घंटे बचे। फिर भी अगर इसमें 2 घंटे भी लगे तो 6 घंटे इसमें बचे, तो आप कर सकते हो इसको, ठीक है। फिर पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म आप एक दिन में कर सकते हो। जेंडर, रिलीजन, कास्ट एक दिन में हो जाएगा, और उसके साथ इंग्लिश का एक चैप्टर। तो अभी तक हम लोगों ने 3 चैप्टर इंग्लिश के कर लिए। पॉलिटिकल पार्टीज एक दिन में हो जाएगा, इंग्लिश का एक चैप्टर भी हो जाएगा। और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी एक दिन में हो जाएगा, और साथ ही साथ इंग्लिश के 2 चैप्टर्स और हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स कर लिए इंग्लिश के भी इसके साथ ही। तो आई थिंक 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 6, 7, 8 दिन में आपने हिस्ट्री और सिविक्स पूरा कंप्लीट कर लिया, तो कांग्रेट्स। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट 2 घंटे, 3.5 मतलब 3.5 घंटे का है। और फॉरेस्ट
एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज 2 घंटे का है, ठीक है। ये आप एक दिन में कर सकते हो। वाटर और एग्रीकल्चर आप एक दिन में कर सकते हो। इंडस्ट्रीज एक दिन में कर सकते हो, ठीक है। तो 1 2 3 दिन में आपने ज्योग्राफी कर लिया, 11 दिन हो गए। और डेवलपमेंट और सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एक दिन में हो सकता है। मनी एंड क्रेडिट और ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि इसमें दो ही टॉपिक्स आ रहे हैं, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन और आपका फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, ये टॉपिक्स आ रहा है। और साथ में शायद G20 आ रहा है कि नहीं मैं कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो देख लेना, और आ रहा है तो 15-20 मिनट में हो जाता है वो, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक्स 1 घंटे में हो सकते हैं। तो ये दोनों चैप्टर भी एक दिन में हो जाएगा, यानी 1 2 दिन में आप इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट कर लेंगे, यानी 13 डेज। और मैंने बोला कि आप 13 नहीं 15 डेज ले लीजिए। 5 दिसंबर से शुरू कर रहे हो अगर, तो 20 दिसंबर तक में SST पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ये मैप क्या है, मैप आपको गैप डेज में करना है, यानी एग्जाम के बाद छुट्टी मिलता है। SST मान लीजिए कि SST के एग्जाम से पहले जो आपको मिलेगा ना छुट्टी, उसमें आपको 1-2 दिन मैप देख लेना है, 5-7 को मैप खरीद लेना है। और 1 घंटा का नहीं 40 मिनट का लेक्चर है, ठीक है, दिगराज सर का। और उसमें आपको मैप प्रैक्टिस करनी है ताकि एग्जाम में फंसो ना, ठीक है। और अगर आपके पास ज्यादा टाइम बच रहा है, 2 घंटे से ज्यादा टाइम बच रहा है किसी भी दिन, 8 घंटे पढ़ना है मिनिमम, 2 घंटे से ज्यादा अगर टाइम बच रहा है किसी किसी दिन, तो आपको उस दिन को इंग्लिश में वो करना है, क्या कहते हैं, इन्वेस्ट, ठीक है, ताकि इंग्लिश भी अच्छे से हो। तो चलो अब इंग्लिश की ओर बढ़ते हैं। तो चलो इंग्लिश के बारे में हम लोग कुछ समझने की कोशिश करते हैं। ये है इंग्लिश का पूरा सिलेबस, ठीक है। एक एक चीज मैंने लिख दी है, पूरे 80 मार्क्स यहीं से आएंगे, ठीक है। अब मैंने देखो कुछ चैप्टर्स पे टिक्स मारे हैं, कुछ पे क्रॉस और कुछ पे 1 लिखा हुआ है। ये क्या है भाई, बताता हूँ। टिक्स जिस चैप्टर पे लगा हुआ है, टिक, ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, मतलब इन चैप्टर्स पे स्पेशल अटेंशन देना है, ठीक है। क्रॉस जिस पे लगा है, उन चैप्टर्स की सिर्फ कहानी सुन लेनी है, 10 मिनट 15 मिनट का 1 शॉट देखना है बस, ठीक है। और जिन पे 1 लिखा है, उन चैप्टर में सिर्फ नोट्स नहीं बनाने हैं, मतलब उन चैप्टर के नोट्स नहीं बनाने हैं आपको, उनका सिर्फ एक लॉन्ग आंसर या समरी टाइप का आपको लिख लेना है। और उस चैप्टर को कम से कम वीडियो देख के किसी और टीचर से पूरे अच्छे से समझ लेना है। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर्स एग्जाम में आते जरूर है, लेकिन इनको पढ़ना बहुत हार्ड है, लंबे चैप्टर्स है या फिर समझना मुश्किल है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनके नोट्स वोट्स बनाने के चक्कर में मत फंसो, इनका वीडियो देखो, इनको अच्छे से समझो, और फिर क्या करो, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, डियर सर के चैनल पे खास करके मैंने देखा है कि कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स वो लिखवा देते हैं चैप्टर से, और एक लंबा लॉन्ग आंसर लिखा देते हैं। तो सिर्फ इन 2 चैप्टर्स में ये काम होना चाहिए, सारे चैप्टर्स में नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम है, कर सकते हैं हम लोग एक एक चैप्टर को डिटेल में। कैसे पढ़ना है किसी चैप्टर को, मैंने अपनी एक बहुत डिटेल वीडियो बनाई है, उसमें है सारी बातें, तो देख लेना उस वीडियो को, ठीक है। और वो उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और हम लोगों को एक एक चीज चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, जिन पे टिक लगा है उनको स्पेशल अटेंशन देना है, यानी अच्छे से पढ़ना ही है, क्योंकि उससे क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे अमांडा से आता है, मैडम राइट्स द बस से आता है, एन फ्रैंक से आता है, प्रपोजल चैप्टर से भी आता है, इसलिए मैंने बोला कि प्रपोजल को कम से कम अच्छे से समझ लेना, ठीक है। बाकी ये 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, भोली भी इंपॉर्टेंट है। बुक दैट सेव द अर्थ और मिजबिल द ऑटर से मैंने क्वेश्चंस नहीं देखे, इसलिए मैंने इन चैप्टर्स को कहा सिर्फ कहानी समझ लेना, कि क्वेश्चन अगर आ गया, क्योंकि सिलेबस में है, तो क्वेश्चन अगर आ गया तो कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, इसलिए मैंने बोला। तो ये हो गई पूरी बात सिलेबस की। अब मैं एक और बात बताऊंगा, ये दोनों चीज, ये क्या है, डिस्कर्सिव पैसेज और फैक्चुअल पैसेज, इन दोनों चीज को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना भाई। ये एग्जाम के गैप वाले टाइम में, इंग्लिश तो पहला ही एग्जाम है, तो ये ना पिछले इंग्लिश के एग्जाम के 5 दिन पहले से ही ये रोज 2 बनाना शुरू कर देना, ये दो, मतलब एक दिन में 4 पैसेज, कम से कम 20 पैसेजेस की तैयारी कर लोगे ना अगर तुम, अलग अलग साल के PYQs यानी, तो ये पूरा पक्का हो जाएगा। क्योंकि ये पक्का हो गया, इसमें 20 में 20 आ गया, तो समझ लो कि तुम्हारा बहुत ज्यादा मार्क्स का डिफरेंस आ गया, समझ रहे हो। ये 20 में 20, यही दोनों चीज तुमको इंग्लिश के एग्जाम में अकेले पास करा देगा, इतना दम है इन दोनों चीज में। तो इसको तो बहुत ज्यादा अच्छे से, पूरे लिटरेचर सेक्शन से ज्यादा तो मैं इसको इंपॉर्टेंस दूंगा, क्योंकि बहुत बच्चों के मार्क्स इसमें कट जाते हैं, जबकि ये तो सबसे इजी वाला पार्ट होता है। खास करके फैक्चुअल पैसेज तो बहुत ज्यादा इजी, डिस्कर्सिव पैसेज में चलो थोड़ा समझना पड़ता है, लेकिन फैक्चुअल पैसेज तो बहुत ज्यादा इजी होता है, ठीक है। और मेरे हिसाब से ना ये वाला चीज डिस्कर्सिव पैसेज खास करके, ये आपको शुरू में नहीं करना चाहिए, ये आपको लिटरेचर सेक्शन कर देने के बाद करना चाहिए। आई थिंक मैंने तो अपने एग्जाम में लिटरेचर, फिर ग्रामर, फिर राइटिंग, फिर ये पैसेज पे आया था, क्योंकि भाई मेरा प्री बोर्ड में ना मैंने डिस्कर्सिव पैसेज शुरू किया था, और वो इतना हार्ड था कि मेरी हालत टाइट हो गई, और फिर मेरा पूरा एग्जाम खराब हो गया था, ठीक है। और उसी के बाद मुझे इतना डर लगा इंग्लिश का कि मैंने एक तरीका ही बिल्डअप कर दिया कि इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये बाद में करने की चीज है, ये पहले कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ईजी होता है। ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा हार्ड हो सकता है, लेकिन मेरे एग्जाम में बहुत ईजी आया था, और मैंने बाकी सेट्स को भी देखा, ये काफी ईजी होता है, ठीक है। मेरे प्री बोर्ड में हार्ड था, तो मैंने इसे बोर्ड एग्जाम में बोला कि भाई मैं तेरे को लास्ट में देखूंगा, लेकिन ये आसान था, ठीक है। तो 20 नंबर ये पक्के कर देगा, और ये लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ ये 10 नंबर पक्के कर देगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ग्रामर भी बहुत इजी सिलेबस है,
और सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, तो भाई इससे तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो 10 नंबर ग्रामर भी पक्के कर देगा और लिटरेचर पढ़ने का मैंने तरीका बता ही दिया। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैथ्स के सिलेबस को देखते हैं। तो चलो अब मैथ्स के सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो मैथ्स का सिलेबस ये रहा तुम्हारे सामने, और ये काफी ज्यादा ही इजी हो सकता है अगर तुमने ध्यान से और सही टीचर से इस चीज को पढ़ा, ठीक है। तो मैथ्स के लिए है रियल नंबर्स पहला चैप्टर, दूसरा पॉलिनोमियल्स, तीसरा लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एपी, ट्रायंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इनके 14 चैप्टर है शायद। तो इसको पढ़ना चाहिए शोभित निर्वाण से, और एक एक चैप्टर का मैंने दे दिया है लिंक। 14 डेज का मैराथन है, ठीक है, तो 14 डेज में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। और इसके साथ क्या क्या करना है, एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एक एक क्वेश्चन कर लेने हैं, बस मैथ्स क्लियर हो जाएगा। मैथ्स की डेडलाइन मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। तो हम लोग मैथ्स को भी अब क्लियर कर रहे हैं, लेकिन ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम पहले कौन सा चैप्टर उठाओ। वही बात है, मन नहीं लगता है वाला बात है ये, कि अगर तुम पहले ही दिन ट्रिग्नोमेट्री उठा दिए या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस उठा लिए तो, या लीनियर इक्वेशंस उठा लिए, मन नहीं ही लगेगा। पहले दिन उठा सकते हो एरियाज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स उठा दो पहले दिन, पॉलिनोमियल्स कर लो पहले दिन, दूसरे दिन पॉलिनोमियल्स कर लो, रियल नंबर कर लो, इजी चैप्टर्स को पहले कंप्लीट करो, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लो, फिर ट्रायंगल्स करो, फिर सर्कल्स करो, तब जाके थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा ना, दिमाग थोड़ा तेज होगा, दिमाग का थोड़ा ये होगा, क्या कहते हैं, एक्सरसाइज, तब जाके ये हार्ड हार्ड चैप्टर्स जो है ट्रिग्नोमेट्री है, इस टाइप के चैप्टर्स को, हार्ड तो कुछ नहीं है 10th के सिलेबस में, फिर भी हार्ड जिसको माना जाता है उन चैप्टर्स को पढ़ने में आसानी होगी। तो पहले इजी चैप्टर्स और फिर हार्ड चैप्टर्स, 14 दिन 14 चैप्टर्स, ये चैलेंज है, ठीक है, कर सकते हो, इजी है, सिंपल है, ठीक है। तो आई थिंक ये हो गया। अब बढ़ते हैं साइंस की ओर। तो चलो अब साइंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये रहा साइंस का पूरा सिलेबस जो कि बहुत इजी है, 13 चैप्टर्स ही आ रहे हैं सिर्फ, ठीक है। अब जिन चैप्टर्स में हाइफन मारा हुआ है वो चैप्टर्स है कंपैरेटिवली इजी, जिनको पढ़ने में हमको ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, पढ़ देंगे, नोट्स बना लेंगे, ठीक है। और जिन पे टिक मारे हुए उनको अच्छा इंपॉर्टेंस देना है उन चैप्टर्स को और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। बात यह है कि पढ़ना कैसे है ये भी तो बताना होगा। तो देखो कुछ नहीं, सिंपल सा तरीका है मेरा, एनसीईआरटी को रीड करना है सबसे पहले, लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना है और समझना है क्या लिखा हुआ है उस लाइन में, फिर उसको पढ़ के नोट्स बनाने हैं, एक एक टॉपिक को पढ़े, उसको पढ़ के नोट्स बनाओ, नोट्स को फिर चेक करो एनसीईआरटी से कि कुछ छूट तो नहीं गया, ठीक है। वो एक चैप्टर का मैक्सिमम 13-14 पेज का, मेरा कार्बन कंपाउंड्स, मेटल नॉन मेटल्स, ये दोनों का तो 12-13 पेज का नोट्स बन रहा था, मतलब ज्यादा बड़ा नोट्स नहीं बनता है, ठीक है। हाँ, कॉपी का साइज ये होना चाहिए, रजिस्टर साइज, ठीक है। तो नोट्स बनाने हैं हमें अच्छे से, ठीक है, सिंपल सी बात है। और एक काम करना है, क्या, जिस सीक्वेंस में क्वेश्चंस आ रहे हैं एनसीईआरटी में, पढ़ते पढ़ते चैप्टर को, इन टेस्ट क्वेश्चन, एग्जांपल्स, चैप्टर के बाद के क्वेश्चंस, उसी सीक्वेंस में उन क्वेश्चन को बनाते जाना है, और नहीं बने तो जल्दी से सर्च करके देखना है क्या आंसर होगा और कैसे होगा, और उस क्वेश्चन को नोट कर लेना है एज अ रिवीजन क्वेश्चन, ठीक है। चैप्टर के बाद में, चैप्टर के बीच में नहीं, नोट्स के बीच में नहीं, नोट्स के बाद में, मतलब एक मतलब 10 पेज छोड़ के चैप्टर शुरू किए, 20 पेज छोड़ दो, उसके बाद लिखना शुरू कर दो, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, वो 20 पेज लगेगा भी नहीं, 14 पेज में हो जाता है, ठीक है। तो यही चीज है, जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन आ रहे हैं उसको बनाना है, उसके बाद चैप्टर एक बार खत्म कर लो, चैप्टर के लास्ट के क्वेश्चन हो गए, अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 40 को क्वेश्चन है, 40 को क्वेश्चन लगा दो, 3 से 4 घंटा में एक चैप्टर इजिली हो जाएगा, इस टाइप का, ठीक है। लाइफ प्रोसेस को तुम 4 से 5 घंटा में इजिली कर सकते हो, इस चैप्टर को 2 से 3 घंटा में इजिली कर सकते हो, मतलब साइंस का कोई भी चैप्टर को नहीं लगता है 5 घंटा से ज्यादा का लगेगा टाइम तुमको, ठीक है, अगर तुम एक बार में अच्छे से पढ़ते हो, ठीक है। और तुम्हारा फोकस, अब लोग मेरे पास उतना फोकस ही नहीं है, तो भाई एसएसटी पढ़ रहे हो ना, एसएसटी पढ़ते पढ़ते 15-20 दिन लगेगा, मैथ्स पढ़ोगे ही तो तब तक में फोकस आ जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। साइंस की डेडलाइन मैं बता दूंगा, और बस यही करना। उसके बाद पीवाईक्यूज देखो, वन शॉट्स देखने का मन है, अगर कुछ समझ नहीं आया तो पहले चैप्टर पढ़ो, फिर वन शॉट देख सकते हो, किसी टीचर का, ये रक्षक सर हो गए, समृद्धि मैम हो गई, या वेदांतु के अभिषेक सर हो गए, इनका देखना है वन शॉट, बाद में देखना, पहले ये काम, ठीक है। पहले एनसीईआरटी को रीड करना है, उसके बाद अगर कुछ एक आध टॉपिक नहीं समझ आए तो देख सकते हो वन शॉट। ऐसा नहीं है कि पूरा वन शॉट से ही नहीं होगा भाई, ऐसे लाइन बाय लाइन पढ़ोगे ना, डिटेल डेप्थ में पढ़ना होता है, ठीक है। मैंने डेप्थ में पढ़ा था और एक बीच से क्वेश्चन आ गया था, और पता नहीं क्यों मैं अपने क्लास के उन 4-5 बच्चों में से एक था जिसने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था, और बिल्कुल सही आया था मेरा क्वेश्चन, मैंने बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया था। तो ये होता है एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ने का महत्व, ठीक है। एनसीईआरटी के बाहर नहीं आएगा, तो लाइन बाय लाइन पढ़ना, अंदर से जरूर आएगा, इसलिए बोला मैंने, ठीक है। आई होप कि तुम ये अच्छे से करोगे। साइंस की डेडलाइन में आगे बताता हूँ, और चलो अब हिंदी को भी देखते हैं, ठीक है। तो चलो अब हिंदी के सिलेबस को भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हिंदी का सिलेबस ये रहा तुम्हारे सामने, इसमें ये सारे चैप्टर्स आ रहे हैं और इसी से एग्जाम में आएगा, ठीक है। हिंदी का सिलेबस पढ़ने के लिए मैं लिटरेचर के पोएम्स वाले पार्ट को समझने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स की ये वाली मैम को रिकमेंड करूंगा, क्योंकि सच में बहुत अच्छा पढ़ाती है। तो पोएम्स समझने के लिए इनसे पढ़ना, चैप्टर समझने के लिए हिंदी अध्यापक, इनसे पढ़ना, ठीक है। ये दोनों बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने पोएम्स मैम से पढ़ी थी,
और ये चैप्टर सर से पढ़ थे, ठीक है। और फिर भी एक बार हिंदी पढ़ने का तरीका, एक बार टीचर से पढ़ लेना और उसके बाद दूसरी बार क्वेश्चन प्रैक्टिस टीचर से कर लेना, टीचर के साथ, ठीक है। उसके बाद दूसरी बार क्या करना है, थोड़ी देर बाद, आधे 1 घंटे बाद उस चैप्टर को उठाना है, लाइन बाय लाइन रीड करना है, ठीक है। और कोई पोयम है, मान लो ये सूरदास वाला, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, मान लो पहला लाइन, तो इसका क्या मतलब है कि गोपिया उद्धव से कह रही है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। ये सार्केज्म यानी व्यंग है, ये व्यंग किया गया है गोपियों के द्वारा। तो व्यंग का मतलब क्या होता है, तो इस तरीके से अगर तुम समझोगे ना किसी लाइन को, लाइन पहले टीचर से समझे, टीचर समझा दिए, उसको हल्का हल्का लिख लिए अच्छे से, ठीक है। जो समझते जा रहे हो या तो बुक में नोट कर लो या तो एक अच्छी सी कॉपी में नोट्स बनाओ, जो मर्जी तुम्हारी, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी याद कर सकते हो इससे, और चैप्टर के बेसिक मीनिंग को लिख देना है, ठीक है, जो एक टाइप की समरी होती है। उसके बाद वही करना है, लाइन बाय लाइन पढ़ो, जो समझ नहीं आ रहा है उसको अपनी समरी में ढूंढो, वहां भी नहीं आ रहा है तो टीचर से देख लो, मतलब यूट्यूब पे दोबारा देख लो, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ समझ आ जाएगा। व्याकरण की प्रैक्टिस के लिए अगेन हिंदी अध्यापक व्याकरण अच्छा पढ़ाते हैं तो उनसे पढ़ लेना, लेकिन प्रैक्टिस किताबों से करता हूं मैं, और मैंने तो थ्योरी भी किताबों से ही पढ़ी थी। और एक चैनल में और बताऊंगा, पढ़ ले, इस पे व्याकरण की प्रैक्टिस अच्छी करा दी जाती है, और अनएंडिंग एजुकेशन, ये चैनल भी व्याकरण की प्रैक्टिस अच्छे से करा देगा, ठीक है। बाकी ये राइटिंग सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अकेला 20 नंबर का होता है, तो इस पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना, इन सब का एक एक लिख के प्रैक्टिस करना है, ठीक है, एग्जाम से पहले, ठीक है। एक अनुच्छेद, एक पत्र क्या, औपचारिक अनौपचारिक दोनों एक एक लिखना है, अनुच्छेद भी एक अच्छे से लिखना है, स्वरित एक लिखना है, और विज्ञापन एक बनाना है, ठीक है। तो तुम्हारे 20 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। बाकी इससे 10 नंबर आते हैं अपठित गद्यांश काव्यांश से, तो उसे भी देख लेना है, ठीक है। और हिंदी इज वेरी इजी, बस डरना नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होंगे, ठीक है। 4 स्पेलिंग मिस्टेक्स का शायद 1 मार्क्स कटता है, और रिपीटेड स्पेलिंग मिस्टेक्स यानी जो स्पेलिंग तुमने पहले गलत किया है वो दोबारा अगर तुमने गलत किया तो उसका मार्क्स नहीं कटता है, ठीक है। तो ज्यादा डरना नहीं है, ठीक है, वर्ड लिमिट में रहना है, टू द पॉइंट आंसर लिखना है और मार्क्स मिलेगा, ठीक है। हिंदी में डरते नहीं है, बहुत अच्छा मार्क्स आता है, ठीक है। तो आई होप कि हिंदी भी तुम अच्छे से समझ गए होंगे। और अब चलो हम लोग समझते हैं कि क्या डेडलाइन होनी चाहिए हमारे सिलेबस को खत्म करने की, और क्या रिवीजन की डेडलाइन होनी चाहिए। तो चलो उधर चलते हैं। और ये रही तुम्हारी फाइनल डेडलाइन तुम्हारी आंखों के सामने। थोड़ी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि मुझे लिखने में बहुत मेहनत लग रही थी, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल किया है, और मैंने चैप्टर्स के नाम अपनी कॉपी में लिखे हैं, जो कि तुम्हें फिर भी समझ नहीं आ रहे होंगे तो मैं समझा दूंगा, ठीक है। बाकी अब हम लोग शुरू करते हैं अच्छे से, हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे। इस डेडलाइन में तुम्हें हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ने का मौका मिलेगा, एक बार हर चैप्टर का रिवीजन कर सकते हो, साथ ही साथ PYQs भी सॉल्व करने मिलेंगे, सैम्पल पेपर्स भी और एडिशनल प्रैक्टिस पेपर्स भी मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, तो घबराना नहीं है। और मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम ग्रेस में दिया है, अगर तुम थोड़ा सा मतलब हो जाता है 19-20 तो मैंने उसके लिए ग्रेस दिया है थोड़ा, ठीक है। तो लेकिन मेहनत करनी है, जो मेहनत नहीं करेगा उसके लिए हार्ड है, ठीक है। और वो बोलेगा यार बहुत ज़्यादा मतलब तुम तो बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहे हो, लेकिन नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ग्रेस दिया है और तुम्हें यहाँ दिखेगा। तो चलो अब देखते हैं। 5 से 20 दिसंबर, ध्यान से सुनना, ठीक है, जो सीरियस है वो नोट भी करेगा। 5 से 20 दिसंबर लिखते जाना, 5 से 20 दिसंबर SST के लिए, ठीक। साथ ही साथ हम लोग इंग्लिश करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग इसमें तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है कि तुम किस दिन क्या पढ़ोगे, ठीक। यानी अगर तुम्हारा 5 से 20 दिसंबर के दिन मान लो SST पढ़ने का मन ही नहीं किया, तो तुम्हारे पास 3 ऐसे दिन है जिस दिन तुम सिर्फ इंग्लिश पढ़ रहे हो, ठीक है। मान लो तुम्हारा 2 चैप्टर SST पढ़ने का मन किया, 1 चैप्टर इंग्लिश, तो तुम्हारे पास कई सारे ऐसे दिन भी है। मान लो तुम्हारा मन किया 1 चैप्टर SST पढ़ने का, आप इंग्लिश पढ़ते हो, तुम 1 चैप्टर SST 2 चैप्टर इंग्लिश कर सकते हो। मान लो तुम्हारा सिर्फ 1 चैप्टर SST पढ़ने का मन है, तो हिस्ट्री के साथ ही कर सकते हो सिर्फ, मतलब तुम 1 चैप्टर SST तो पढ़ सकते हो, लेकिन वो चैप्टर सिर्फ हिस्ट्री का होना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री का ही सिर्फ एक ऐसा चैप्टर है, 3 ऐसे चैप्टर हिस्ट्री में जिसमें 7 घंटे लगेंगे। तो मैंने सिर्फ उन्हीं 3 चैप्टर्स के लिए एक सिंगल दे दिया है, उस दिन मतलब सिर्फ वही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। या फिर तुम ऐसा कर सकते हो कि 2 बड़े SST के चैप्टर्स एक दिन में खत्म कर लिए। तो ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम किस दिन क्या करो, लेकिन मेरी चॉइस क्या है कि मैं जो बोलूंगा, क्या तुम्हारी चॉइस क्या है कि तुम इनमें से कोई एक भी सीक्वेंस, मतलब इसको उल्टा पुल्टा कर सकते हो। मान लो ये यहाँ है, तुम इस दिन फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज तुम्हारी चॉइस नहीं हो सकती, क्या, मान लो यहाँ SSE लिखा है, तो मैं बताऊंगा इस S में क्या पढ़ना है, इस S में क्या पढ़ना है, और इस E में क्या पढ़ना है, ये तुम डिसाइड करो, ठीक है। मतलब इस S और इस S को मैं डिसाइड करूंगा, ठीक है। ये S है, ठीक है, ये है S, हिस्ट्री का कोई चैप्टर है। अब ये S कौन सा होने वाला है, सिविक्स का होगा, मतलब पावर शेयरिंग होगा, ग्लोबलाइजेशन होगा, या हिस्ट्री का राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप होगा, ये मैं डिसाइड करने वाला हूँ। हाँ, तुम्हारा काम क्या है, इस S को उठा के तुम इस दिन फॉलो कर सकते हो, इस दिन फॉलो कर सकते हो, मतलब तुम 5 से 20 दिसंबर के दिन कोई भी दिन ये S को फॉलो कर सकते हो, लेकिन उस S में करना क्या है वो मैं बताने वाला हूँ। तो चलो मैं बताता हूँ, पर लिखते जाना, ठीक है, लिखते जाना। एक दिन तुम्हें करना है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक। एक दिन तुम्हें करना है नेशनलिज्म इन इंडिया, एंड एक दिन करना है प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक।
3 S का मैंने बता दिया। अब ये क्या है, ये करना है ग्लोबल वर्ड के लिए, मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ड है ना, वो एक दिन में करना है और उसके साथ 2 इंग्लिश के कोई भी चैप्टर्स उठाने हैं। मैं कहूंगा कि तुम्हें कहानी वाला चैप्टर उठाना चाहिए, यानी लेटर ऑफ गॉड, नेल्सन मंडेला, इस टाइप के कोई अच्छे चैप्टर्स उठाने चाहिए। और मिजविल द ऑटर बाद में करना, ठीक है, अभी नहीं, प्रपोजल भी बाद में करना। अब देखो उसके बाद इस एस और इस एस का क्या मतलब है, इस दिन तुम्हें पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म एक साथ कंप्लीट करना है, जो कि हो जाएंगे इजीली। और उसके बाद टाइम बचेगा, तुम्हें इंग्लिश का कोई पोएम उठा लेना है, ठीक है, क्योंकि पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म थोड़े बड़े हैं इसलिए मैंने बोला। बाकी इस दिन तुम्हें करना है जेंडर, रिलीजन, कास्ट और इसके साथ इंग्लिश की एक कहानी। उसी तरीके से अगले दिन तुम्हें पॉलिटिकल पार्टीज करना है, साथ में इंग्लिश की एक कहानी, ठीक है। और घबराना मत, ठीक है, जैसे जैसे सर पढ़ा रहे हैं, बहुत ज्यादा कुछ पॉलिटिकल पार्टीज में है क्या कि उसमें पॉलिटिकल पार्टीज के फीचर्स नाम है, तो ये रटने वाला चीज, तो उसको सिर्फ नोट कर लेना, ठीक है, बाद में हम लोग याद करेंगे, एग्जाम वाले टाइम में याद होगा, वो तुरंत याद होने वाली चीज नहीं है। वैसे ही मिनरल्स एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस है, तो उसमें भी जो है ना, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस रटने वाला बहुत सारा चीज है। मिनरल्स में भी बहुत सारा, मिनरल सेक्टर में भी बहुत कुछ रटना पड़ता है, एग्रीकल्चर में, तो सब डेटा बस लिख लेना, ठीक है, घबराना नहीं वो सब के बारे में, वो सब एग्जाम से पहले प्रेशर में अपने याद हो जाता है, या फिर रिवीजन भी करेंगे ना हम लोग, तो उस समय घबराना नहीं है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे थे, फेडरलिज्म, पावर शेयरिंग हो गया, पॉलिटिकल, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज हो गया। उसके बाद हमें करना है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि एक दिन में बहुत जल्दी हो जाएगा, तो उस दिन तुम 2 कहानी वाले चैप्टर्स उठा सकते हो। फिर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट और फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस, ये एक दिन में दोनों हो जाएगा, साथ में एक कहानी वाला चैप्टर, ठीक है। उसके बाद वाटर और एग्रीकल्चर एक दिन में करना है, ठीक है, लिखते जाना कि वाटर और एग्रीकल्चर एक साथ करना है, ठीक है, ये लिखना है तुम्हें, वाटर और एग्रीकल्चर एक साथ करना है। और मुझे पता है ये दोनों हेक्टिक चैप्टर्स है और तुम्हारा दिमाग खराब हो सकता है, इसलिए मैंने बोला कि उस दिन इंग्लिश मत पढ़ना, ठीक, मतलब जिस भी दिन तुम वाटर और एग्रीकल्चर कर रहे हो उस दिन इंग्लिश नहीं पढ़ना है, ठीक है, यहाँ इंग्लिश नहीं लिखे होने का यही मतलब है। फिर उसके बाद मिनरल और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये दोनों चैप्टर भी तुम्हें एक साथ करना है और उस दिन भी इंग्लिश नहीं पढ़ना है। हो गया तुम्हारा हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी खत्म। इकोनॉमिक्स बचा है भाई, डेवलपमेंट और सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एक साथ हो सकता है, साथ में इंग्लिश की एक कहानी हो सकती है। फिर मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी एक साथ हो सकता है। ग्लोबलाइजेशन में तो बहुत छोटा टॉपिक है, तो बहुत इजीली हो सकता है, ठीक है, साथ में इंग्लिश की एक कहानी, तो ये काफी इजीली तुम एसएसटी को कंप्लीट कर सकते हो। और फिर बचे हुए दिन इंग्लिश के 4 चैप्टर्स, उनमें मैंने पोएम पढ़ने सिर्फ इस वाले पार्ट में, मतलब ऊपर में कहीं पे सिर्फ एक जगह पे पोएम पढ़ने बोला था, बाकी मतलब यहाँ पे तुम 4 चैप्टर्स में 2 कहानी 2 पोएम ऐसे करके कर सकते हो, ठीक है। तो तुम 3 दिन लगातार इंग्लिश, 3 दिन लगातार के तुम मतलब एक दिन में लगातार चारों चैप्टर इंग्लिश का खत्म कर सकते हो। वैसे ही इस तरीके से तुम्हें 3 दिन करना है, यानी तुम कोई भी 3 दिन सिर्फ इंग्लिश पढ़ने वाले हो 5 से 20 दिसंबर तक में। अगर तुम इतना करते हो तो 20 दिसंबर को तुम्हारा इंग्लिश ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होगा और एसएसटी पूरा खत्म हो चुका होगा, तो बहुत ज्यादा प्रेशर दिमाग से हट गया होगा। और उस समय हमें बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है कि मैथ्स का क्या होगा, साइंस का क्या होगा, क्योंकि मैं गारंटी दे रहा हूं कि 20 जनवरी तक में तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और 10 फरवरी तक में तुम्हारा पूरा रिवीजन प्लस पीवाईक्यू प्लस सैंपल पेपर कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। अब देखो 21 दिसंबर से 4 जनवरी, ठीक है, मैथ्स के लिए है। होते कितने हैं दिन, 15 दिन है, लेकिन मैंने तो कहा था 14 दिन का मैराथन करना है, तो वो 19-20 के लिए मैंने, मतलब अगर कुछ 19-20 हो गया तो मैंने एक दिन ग्रेस में दे दिया, ठीक है, तो तुम्हारे पास बहुत टाइम है। तो अब देखो ये तुम अपने करना है, ठीक है, देखना अब मैं उठा लेता हूं ये, ओके। तो मैथ्स का रियल नंबर चैप्टर के साथ जो है तुम एक इंग्लिश का चैप्टर करोगे, ठीक। पॉलिनोमियल्स के साथ 2 इंग्लिश का चैप्टर करने वाले हो, ठीक। फिर ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर के साथ भी तुम 2 इंग्लिश के चैप्टर करने वाले हो, ठीक, क्योंकि बहुत ही इजी है। और बाकी जितने भी मैथ्स के चैप्टर्स है उनके साथ तुम एक ही इंग्लिश के चैप्टर करने वाले हो। मतलब अब तुम डिसाइड कर लेना, मतलब मैं सिर्फ 2 ही चैप्टर्स के बारे में बता रहा हूँ, एक पॉलिनोमियल्स, एक प्रोबेबिलिटी, इनके साथ तुम एक इंग्लिश का ही चैप्टर करो, 2 इंग्लिश के चैप्टर्स करो, ठीक है, पॉलिनोमियल्स और प्रोबेबिलिटी, तो अच्छा रहेगा। क्यों, क्योंकि दोनों बहुत छोटे चैप्टर्स है, ठीक है, तो इन दोनों के साथ तुम 2 इंग्लिश के चैप्टर्स कर सकते हो। बाकी मुझे लगता है कि बाकी चैप्टर्स में क्या है ना, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है, इसलिए मैंने एक ही इंग्लिश का चैप्टर दिया है। और फिर 4 दिन तुम हिंदी पढ़ोगे, यानी इंग्लिश का सिलेबस जो है यहाँ तक में खत्म हो जाएगा और उसके बाद तुम हिंदी पढ़ने वाले हो, ठीक है। 4 दिन यहाँ हिंदी हो गया, तो तुम्हारा 4 जनवरी तक में एसएसटी खत्म हो गया, मैथ्स खत्म हो गया, इंग्लिश खत्म हो गया, बचा साइंस और हिंदी। हिंदी का भी 4 चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। अब साइंस है, ठीक, साइंस, ये हो गया साइंस का। साइंस में मैं बता रहा हूँ ये 2 चैप्टर कब करना है, एक है केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस वाला चैप्टर, इसके साथ तुम 2 हिंदी के चैप्टर पढ़ सकते हो क्योंकि टाइम बच जाएगा, और एक है आवर इन्वायरमेंट वाला चैप्टर, इन दोनों के साथ तुम 2 हिंदी के चैप्टर्स कर लो, ठीक है। बाकी ये जो है, ये जिसमें कोई चैप्टर नहीं करना है, ये मैं बता देता हूँ कौन कौन से चैप्टर है जो सिर्फ जिनमें इतना टाइम लग सकता है कि तुम्हारे पास टाइम ना बचा। और तो वो है रिप्रोडक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, लाइफ प्रोसेस, फिर तुम्हारा कार्बन एंड कंपाउंड्स, और 5वां हो सकता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स,
और जिन बच्चों को ये आसान लग रही है उनके लिए मैं कहूँगा कि एग्जाम बहुत अच्छे हो, तुम बाकी अपने हिसाब से कोई भी चैप्टर यहाँ रख सकते हो, ठीक। लेकिन रिप्रोडक्शन, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, लाइफ प्रोसेस, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन कंपाउंड्स, ये 5 चैप्टर मेरे हिसाब से तुम्हें अकेले करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास इतना टाइम ही नहीं बचेगा दिन भर में, क्योंकि इनसे क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, इसलिए मैंने बोला। बाकी तुम जितने भी बचे चैप्टर्स है उनमें एक चैप्टर पूरा पढ़ने के बाद हिंदी का एक चैप्टर पूरा कर लेना है, ठीक है। यानी केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में 2 हिंदी के चैप्टर पढ़ने हैं, आवर इन्वायरमेंट में 2 हिंदी के चैप्टर पढ़ने हैं, रिप्रोडक्शन, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, लाइफ प्रोसेस, कार्बन कंपाउंड्स और मेटल नॉन मेटल्स, इन 5 के साथ कोई भी हिंदी का चैप्टर नहीं पढ़ना है। और बाकी जितने भी फिजिक्स के चैप्टर, बायो और केमिस्ट्री मिला के जितने भी चैप्टर्स बचते हैं, ठीक है, उनके साथ एक एक हिंदी का क्लास करते रहना, मतलब एक एक हिंदी का तैयारी करते रहना चैप्टर का, ठीक। तो 18 जनवरी तुम्हारा साइंस कंप्लीट हो गया। 19 जनवरी हिंदी के 4 चैप्टर्स करो और हिंदी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर 19-20 हो इनमें से, साइंस या हिंदी किसी में भी, तो 20 तारीख तक में वो हो जाना चाहिए, क्योंकि 20 तारीख विल बी और डेडलाइन। 19 में ही हो गया तुम्हारा सिलेबस खत्म, लेकिन मैंने 19 और 20 डेट भी देख रहे हो, तो 19-20 के कारण कुछ कुछ दिक्कत हो गया, ठीक है, मान लो बीमार पड़ गए, कुछ भी हो गया, ठीक है, उसके लिए मैंने एक दिन और ग्रेस दे दिया है, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी डेडलाइन कि इस तारीख तक तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। यानी तुम्हारा सिलेबस इन डेप्थ नॉलेज, तुमको इंग्लिश और हिंदी पूरा अच्छे से पढ़ लिए, एसएसटी का एक एक लाइन नोट बन गया, तुम दिगराज सर से पढ़ के नोट्स बनाए, साइंस का एनसीईआरटी एक एक लाइन पढ़ के नोट्स बना के एक एक क्वेश्चन बना दिया एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, मैथ्स में तुम अच्छे से पढ़ के एक एक एग्जाम्पल बना चुके एनसीईआरटी का, एक एक क्वेश्चन बना चुके एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी पूरा बना चुके। अब क्या इससे ज्यादा कौन तैयारी करता है? टॉपर भी नहीं करता इससे ज्यादा तैयारी, ठीक है। और जो तैयारी कर रहे हो और प्रिपेयर कर रहे हैं। अब 21 जनवरी से हम लोग रिवीजन फेज शुरू करने वाले हैं, ठीक है। रिवीजन फेज क्या है भाई? देखो, रिवीजन फेज में हम लोग 2 पीवाईक्यूज उठाएंगे एक दिन में, ठीक है, और 2 चैप्टर रिवाइज करेंगे। पीवाईक्यूज 2 बनाने में 6 घंटे से ज्यादा नहीं लगने वाले हैं, और एनालाइज भी करना है तुम्हें, मतलब मिला जुला के 2 चैप्टर एसएसटी के हमें करना है एक दिन में रिवाइज मतलब नोट्स पढ़ के उसे अच्छे से याद करना है, ठीक है। और एक मैथ्स और एक साइंस का पीवाईक्यू बनाना है, बस इतना ही करना है। ये काम कब तक करना है? 1 2 3 4 5 दिन तक करना है। इससे क्या होगा ना कि एक मैथ्स और एक साइंस का 5 गो पीवाईक्यू बन जाएगा, यानी पिछले 5 साल का पीवाईक्यू तुम बना लोगे, और एसएसटी का 10 गो चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 2 सैंपल, उसके अगले दिन क्या करना है? 2 सैंपल पेपर उठाना है, ठीक है। 2 सैंपल पेपर उठाए और साथ में साथ 2 चैप्टर एसएसटी का रिवाइज कर लिए। ऐसा कब तक करना है? 2 दिन तक, 2 दिन करना है ऐसा, ठीक। इससे क्या होगा? तुम्हारा मैथ्स और साइंस का 2 सैंपल पेपर भी बन गया, और एसएसटी का साथ में 4 चैप्टर और रिवाइज हो गया, यानी 14 चैप्टर। फिर उसके अगले दिन क्या करना है? 2 एडिशनल प्रैक्टिस पेपर रिवाइज, मतलब 2 एडिशनल प्रैक्टिस पेपर तुम्हें बनाने हैं, एक मैथ्स एक साइंस, साथ में 2 एसएसटी के चैप्टर रिवाइज कर लेने हैं, जिससे एसएसटी के 16 चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे, और मैथ्स और साइंस का एक एक एडिशनल प्रैक्टिस पेपर बन जाएगा। फिर फाइनली एक एसएसटी का चैप्टर रिवाइज कर लेना है सुबह सुबह उठ के, और फिर एसएसटी का एक पीवाईक्यू बना देना है उस दिन, ठीक। तो एसएसटी का एक मैथ्स और साइंस का पीवाईक्यू, सैंपल पेपर, एडिशनल प्रैक्टिस पेपर सब हो गया, 5 साल का पीवाईक्यू भी हो गया, एसएसटी का सारा चैप्टर रिवाइज भी हो गया, और उसके अगले दिन एसएसटी का एक चैप्टर रिवाइज करके एक पीवाईक्यू भी बन गया। अब क्या करना है? उसके अगले दिन एक और एसएसटी का चैप्टर रिवाइज करना है, चैप्टर बोल रहा हूँ, एक और एसएसटी का पीवाईक्यू बनाना है, साथ में एक सैंपल पेपर बनाना है एसएसटी का, और इंग्लिश के 4 चैप्टर्स रिवाइज करना है। इंग्लिश का 4 चैप्टर्स क्यों बोला मैंने? क्योंकि इंग्लिश छोटा है एसएसटी से, मतलब उसका एक चैप्टर रिवाइज करना है एसएसटी के मुताबिक बहुत छोटा है। और फिर फाइनली 31 तारीख को एक एसएसटी का सैंपल पेपर और बनाना है, एक एसएसटी का एडिशनल प्रैक्टिस पेपर और बनाना है, और फाइनली इंग्लिश के 4 और चैप्टर्स रिवाइज कर लेना है, ठीक है। फिर 1 फरवरी को ग्रामर पढ़ना शुरू कर देना है, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर पहले, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है, प्लस इंग्लिश के 4 रिवीजन करने हैं। फिर 2 फरवरी को भाई, फिर 3 फरवरी को इंग्लिश ग्रामर का एक चैप्टर बचेगा, ठीक है, जो तुम्हारे हिसाब से कोई भी हो सकता है। वो 3 फरवरी को तुमको इंग्लिश ग्रामर का एक चैप्टर करना है, और राइटिंग पोर्शन का सारा तुमको देख लेना है कि किसका फॉर्मेट क्या है, और एक एक लिख के प्रैक्टिस कर लेना है, साथ में इंग्लिश के 4 चैप्टर्स रिवाइज कर लेना है। और फिर 4 फरवरी को हिंदी के 4 चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, इंग्लिश के 4 चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, और व्याकरण का एक चैप्टर करना है। ऐसा कब तक करना है? 5 6 7 फरवरी तक, ठीक। 8 फरवरी को क्या करना है? हिंदी का एक चैप्टर बस बचा होगा, ठीक, वो रिवाइज कर लेना है। इंग्लिश का ग्रामर पूरा रिवाइज कर लेना है, हिंदी का ग्रामर पूरा रिवाइज कर लेना है, राइटिंग पोर्शन दोनों का पूरा रिवाइज कर लेना है, और एक पीवाईक्यू हिंदी या इंग्लिश किसी का भी बना लेना है। 9 फरवरी को हिंदी या इंग्लिश जो जिसका पीवाईक्यू बचा होगा उसका एक पीवाईक्यू बना लेना है, प्लस हिंदी का एक सैंपल पेपर बना लेना है, या इंग्लिश का एक सैंपल पेपर बना लेना है। 10 फरवरी को हिंदी का एक एडिशनल प्रैक्टिस पेपर बनाना है, इंग्लिश का एक एडिशनल प्रैक्टिस पेपर बनाना है, और फाइनली 11 फरवरी को जिसका एक पीवाईक्यू, एक सैंपल पेपर बचा हुआ है हिंदी या इंग्लिश, उसका बना के फाइनली तुम 11 फरवरी को अपना पूरा रिवीजन, अपना पूरा पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो। ये वाला पार्ट अगर समझ नहीं आया हो तो मैं बताता हूँ, एक बार ध्यान से सुनना। ये वाला पार्ट का सीक्वेंस इसी क्रम में फॉलो करना, क्योंकि अगर तुम पहले एसएसटी का पीवाईक्यू सॉल्व कर लोगे तो बिना रिवीजन के करोगे कैसे? डिमोरलाइज हो सकते हो, इसलिए मैंने बोला इसी क्रम में सॉल्व करना, ठीक।
तुम्हें PYQs बनाने हैं, 2 चैप्टर SST के रिवाइज करने हैं, जो कि ईजी है, 8-9 घंटे पढ़ के हो जाता है। और बाद में इंग्लिश वाले रिवीजन पीरियड में तो वो बहुत ईजिली हो जाएगा, मतलब बहुत कम ही टाइम लगेगा, ठीक है। और फिर 12, 13, 14 ये 3 दिन इंग्लिश का अगेन रिवीजन करना और एग्जाम दे देना 15 को, हो गया। तो इस तरीके से आई होप कि तुम ये डेडलाइन फॉलो करो, ठीक है। जो भी फॉलो कर रहा है लिख देना कमेंट में, आई एम सीरियस, आई एम ए चैंपियन, ठीक है। बाकी मिलते हैं आगे, मिलते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।